हेलो क्यूटीज, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड की एपिसोड 22 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिस्टर डिंग अपनी बेटी फैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर डिंग बताते हैं कि उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो कनाडा गई, उसने पढ़ाई की और हमेशा उसके एज आते थे। वो इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किए। अब उसने अपनी कंपनी खोल ली है, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक फर्नीचर कंपनी है। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और अब वो एक लड़के से शादी करना चाहती है। तो उनको डर था कि वो लड़का सिर्फ उनकी बेटी से पैसों के लिए शादी कर रहा है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट बनवाना चाहते थे। क्विंची कहती है कि जिस फैंग को मैं जानती थी वो तो कभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मिस्टर डिंग कहते हैं कि कितने साल हो गए तुम्हें उससे मिले हुए, अब वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। फिर दिखाते हैं वूफी जो नुई को डांट रही होती है कि तुमने अपने केस में क्विंची को भी शामिल क्यों कर लिया, इतनी मुश्किल से तो मैंने इतना अच्छा आदमी तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हें अकेले ही इस केस पे काम करना था। पर जुनूई बताता है कि मिस्टर डिंग को क्विंची के साथ ही केस चाहिए था, क्योंकि क्विंची ने उनके 4 डिवोर्स में से 3 डिवोर्स कराए हैं और वो उनको पहले से भी जानती है। वूफी कहती है कि ऐसे तो मैं भी उनको पहले से जानती हूँ, मैं भी फैंग को जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे केस में हेल्प कर सकती हूँ ना। तो जुनूई कहता है ठीक है, तुम भी आ जाना। फिर दिखाते हैं केस को डिस्कस करने के लिए जुनूई, क्विंची और वूफी बैठे होते हैं। क्विंची कहती है कि सिर्फ एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के लिए 3-3 काउंसलर इस पे काम करेंगे, मिस टेंगुई ने कैसे इजाज़त दे दी। वूफी कहती है कि वैसे भी ये क्लाइंट मेरे डैड की वजह से ही आया है, मैंने इस क्लाइंट को बुलाया है और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई केस है नहीं। तो जुनूई ने कहा कि तुम्हें चलो एक केस दे ही देते हैं काम करने के लिए, तो इसलिए मिस टेंगुई कुछ नहीं कहेंगी। क्विंची कह देती है ठीक है, तो तुम इस चीज़ पे काम कर लेना और मैं इस चीज़ पे काम कर लूँगी। बट उसकी बात सुन के वूफी कह देती है कि अब तुम इस केस के चार्ज में नहीं हो, इस केस के चार्ज में है जुनूई, वही हमें काम डिसाइड करेगा और जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुमको बुला लेंगे। फिर क्विंची वहाँ से चली जाती है, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये वूफी अब अपने पंख फड़फड़ाने लगी। फिर वो फैंग का नंबर ढूंढती है और फैंग को कॉल करती है। वो फैंग से बोलती है कि तू शादी कर रही है और इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताया ही नहीं। फैंग क्विंची को सॉरी बोल देती है कि मैं बता नहीं पाई थी और फिर उससे मिलने के लिए उसको बुला लेती है। फिर दिखाते हैं यंग हुआ जॉब के लिए एक इंटरव्यू देने गया होता है। वहाँ पे उसका रिज्यूमे देख के इंटरव्यूअर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे मगर एक बात पूछता है कि तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मगर तुमने 4 सालों से कोई भी जॉब क्यों नहीं की। यंगवा उससे कह देता है क्योंकि उसको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। और फिर यही सारी बातें वो अपनी फ्रेंड काइलियांग को बता रहा होता है, तो काइलियांग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसको डांटता है कि तुझे इंटरव्यू में ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी, बोल देता कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा था या मैं कुछ और कर रहा था, कुछ भी बोल देता। जॉब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इतना झूठ तो बोल ही सकता है ना। यंगवा कहता है बट मुझे तो झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, मैं कैसे झूठ बोल दूँ। और फिर उसके पास से उदास सा होके जाने लगता है। काइलियांग कहता है कि तू ऐसे ही चला जाएगा। यांगवा उससे बोल देता है कि मुझे पता है तूने बहुत मेहनत की होगी, इतनी मुश्किल से जॉब ढूंढनी होगी, तूने सब कुछ कर लिया और मैं ही कुछ नहीं कर पाया, तो अब मैं जा रहा हूँ। काइलियांग उसका सैड चेहरा देख के कहने लगता है कि अभी रुक जा, यहाँ पे एक जॉब है मगर वो इतनी अच्छी नहीं है और वैसे भी तेरे पास जितना कुछ एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ठीक नहीं रहेगी, इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं था। बट अब जब तुझे जॉब चाहिए तो तू यही काम कर ले। और फिर वो उसको अच्छे से कोट पैंट वगैरह पहना देता है और उसको समझा देता है कि जॉब में क्या क्या काम करना है। और वो यंगवा से ये भी बोल देता है कि हमारी बैंक में क्लाइंट बहुत हाई फाई रहते हैं, तो उनसे कभी भी ज़बान नहीं लड़ानी है, चाहे वो गलती क्यों ना हो, हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनको कभी भी ठीक नहीं करना है। और तुम्हारे लिए कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स आ गई तो फिर मैं तुझे यहाँ पे बैंक में भी नहीं रख पाऊँगा। फिर दिखाते हैं यंगवा की मॉम डैड को ही पता चलता है कि यंगवा काम करने लगा। यंगवा की मॉम कहती हैं कि कभी तो वो कहता था कि बस इस घर में ही पड़ा रहेगा, यहीं पे मर जाएगा, कभी काम करने नहीं जाएगा, और आज उसे क्या हो गया, वो अचानक से ऐसे कैसे बदल गया, वो जॉब कर रहा है, पहले तो उसने सोचा नहीं था ये सब कुछ। यंगवा के डैड उसकी मॉम को समझाते हैं यही तो प्यार की ताकत होती है, क्विंची ने उसको बदल दिया। फिर दिखाते हैं जुनूई ने अपने इन्वेस्टिगेटर को बुलाया था फैंग के होने वाले हस्बैंड के बारे में सर्च करने के लिए। तो वो इन्वेस्टिगेटर आके उसको बताता है कि फैंग का होने वाला हस्बैंड मिस्टर येरन तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसको तो फैंग की फैमिली के पैसे भी नहीं चाहिए। जब उसने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दिया उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो इधर आ गया, उसने अपने कनेक्शंस बढ़ाए, बहुत मेहनत की और अब उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और फैंग भी क्विंची को यही बता रही होती है कि येरन ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जो उसका फर्नीचर
का बिज़नेस चल रहा है वो सब भी येरिन की बिज़नेस कनेक्शन की वजह से ही बढ़ा है। और वो कहती है मेरे फादर को देखो, उन्हें तो कुछ लगता ही नहीं है, उन्होंने 4-4 डिवोर्स दे दिए और उनको येरिन से प्रॉब्लम हो रही है कि उसने एक डिवोर्स दे रखा है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है। मुझे उन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी वैसे भी एक्स वाइफ, वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, फिर ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली और फिर उनका डिवोर्स हो गया। फैंग कहती है कि येरिन तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे शादी होने वाली है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे ही हैं, मगर येरिन तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी डैड मुझसे कहते थे कि मैं और दूसरों को डेट करूँ, थोड़ी डेट्स पे जाऊँ, बट मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। कई बार तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरी प्रेफरेंस शायद ये है ही नहीं। पर जैसे ही मैं येरिन से मिली, मेरे दिन में कुछ कुछ होने लगा। क्विंची फैंग की बात सुनने के बाद कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ कि शादी क्योंकि बहुत बड़ा मैटर होता है, ये काफ़ी अच्छा होगा कि दोनों साइड के पेरेंट्स भी शादी के लिए राज़ी हों। तो तुम क्यों ना एक काम करो, येरिन और अपने डैड को एक साथ बैठाओ, उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट तो होगा जिससे वो फ्रेंड बन सकते हैं। अब आखिर दोनों इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। बट फैंग कहती है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज़ तो है ही नहीं। क्विंची कहती है कि तुम हो ना उन दोनों की कॉमन चीज़, दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम उनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट जगाओ। फैंग भी क्विंची की बात सुनने के बाद उसको थैंक यू बोलती है और वो उससे कहती है कि मेरे डैड ने बहुत सारे लॉयर्स लेके आए बट मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, मैंने उन सबको डांट के भगा दिया, मगर बात तुम्हारी थी क्विंची, इसलिए थैंक यू। ऑफिस में दिखाते हैं जब काई लियांग और यांगवा लंच कर रहे थे, काई लियांग यांगवा को बताता है कि उसने ऑफिस में किसी को ये नहीं बताया कि यांगवा मैरिड है, क्योंकि उनके इस बिज़नेस में वुमेन ज़्यादा सेल्समैन होती हैं और जितनी होती हैं ज़्यादातर नॉर्मली सिंगल होती हैं। तो अगर यांगवा को, वो सबको लगेगा कि यांगवा भी सिंगल है तो उसकी कनेक्शंस थोड़े ज़्यादा अच्छे होंगे, उसकी सबसे फ्रेंडशिप हो जाएगी। बट यांगवा तभी वहाँ पे ज़ोर से बोल देता है कि वो शादीशुदा है। फिर दिखाते हैं क्विंची यांगवा को कॉल करती है और वो दोनों साथ में लंच करते हैं। यांगवा क्विंची को अपने ऑफिस की बात बता देता है। वो कहता है कि ऑफिस वर्कर से कोई कनेक्शन ज़्यादा अच्छे होने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ क्लाइंट्स पे ध्यान देना है और क्लाइंट से मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। क्विंची कहती है कि हाँ, उस दिन तुमने जब मेरे यहाँ पर भी स्पीच दी थी तो काफ़ी अच्छी स्पीच थी, तो क्लाइंट्स को तुम हैंडल कर ही सकते हो, तो और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसको कॉम्प्लीमेंट्स देती है और उससे ये भी पूछती है कि ट्रू लव क्या होता है तुम्हारी नज़रों में, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ट्रू लव क्या है। तो यांगवा उसको समझा देता है और वो उसको ये भी बोल देता है कि जब कभी कोई इंसान अपने लिए पार्टनर ढूंढता है तो वो हमेशा अपना पार्टनर एक ऐसा इंसान चाहता है जिसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं ढूंढना चाहता कि जो उसका पार्टनर है वो सामने वाला एक दिन उसका कुछ फ्यूचर ही ना बचे, वो इतना डिप्रेस रहे। तो हमेशा हम एक ब्राइट फ्यूचर वाले इंसान को अपना पार्टनर चुनते हैं। और साथ में प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी प्यार को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस भी देना पड़ता है। फिर दिखाते हैं लॉ फर्म में वूफी और जुनी बात कर रहे थे कि वो इस केस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। वूफी कहती है कि शायद उन दोनों का सच्चा प्यार ही है, पर तभी वहाँ पे क्विंची आ जाती है और वो कहती है कि उससे कोई मतलब नहीं है प्यार सच्चा है या नहीं। और वैसे ही प्रीनप्शियल एग्रीमेंट तो सिर्फ एसेट्स को कंट्रोल करता है ना, कि दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, रोमांटिक इंटरेस्ट को तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके उन लोगों से बात कर सकते हैं। वो वूफी से कहती है कि तुमने और जुनूई ने भी तो ये एग्रीमेंट साइन किया होगा ना। तो वूफी उसकी बात सुन के कहती है कि तुम हमारी चीज़ों को इस केस के बीच में क्यों घुस रही हो, और वैसे भी क्या तुमने साइन किया था प्रीनप्शियल एग्रीमेंट। क्विंची तो कह देती है कि हाँ, हमने तो साइन किया था। और फिर वो वूफी और जुनूई के बीच में आके बैठ जाती है और वूफी को थोड़े से टोंट मार देती है कि किसी को क्या पता होगा कि लॉयर कैसे बनते हैं भाई, कोई तो बस अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, एक दो फाइल पे साइन कर देता है, थोड़े बहुत कुछ चीज़ें टाइप कर देता है, जिसे सुन के फिर वूफी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और फिर क्विंची वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं जुनूई वाला इन्वेस्टिगेटर जा रहा होता है तो क्विंची उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अब तुम क्या मेरे लिए काम कर सकते हो। इन्वेस्टिगेटर कह देता है अगर उसमें कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं कर सकता हूँ। तो क्विंची उसके लिए तैयार हो जाती है। फिर दिखाते हैं बैंक में दिखाते हैं एक सुंदर सी लड़की यांगवा के पास आ जाती है और ऐसे गिरने की एक्टिंग करती है, बट यांगवा उसको बचाता ही नहीं है और वो नीचे गिर जाती है। फिर दिखाते हैं काई लियांग यांगवा को ऑफिस में बुलाता है और उसको डांटता है कि तेरे सामने इतनी सुंदर लड़की गिर गई, तूने उसको उठाया भी नहीं, तुझे पता है हमारी बैंक की सबसे सुंदर लड़की है, वो सबसे अच्छे से बात करती है, सब उसके पीछे पागल हैं, तो उसकी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता था ना। पॉइंट तो ये है कि तुझे सबसे अच्छे से बात करनी है यहाँ पे। उसकी बात सुन के यांगवा कहता है कि मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट भेज रहा हूँ। काई लियांग कहता है तू मेरी वाइफ को क्यों गिफ्ट भेज रहा है। यांगवा बोलता है कि अब तू देख ले, तुझे अपनी रिलेशनशिप बचानी है या नहीं, तू यहाँ पे दूसरी फीमेल्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तुझे अपनी वाइफ की चिंता नहीं होती क्या। और फिर काई लियांग के अकाउंट से ही उसकी वाइफ को एक गिफ्ट भेज देता है। फिर यांगवा को कुछ बोल नहीं पाता और यांगवा वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं
क्विंची ऑफिस में कुछ पढ़ने में बिजी थी, तभी वहाँ पे जुनूई आ जाता है। वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, उसको देखता ही रहता है और फिर अचानक से क्विंची को डरा देता है, जिस वजह से क्विंची नीचे गिर जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं बैंक में यांगवा से काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं उसके पास काम के लिए कि ये काम बचा है वो काम बचा है, बट यांगवा किसी की सुनता नहीं है। और वो जैसे ही अपना काम ख़त्म करके जा रहा था, तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि अभी मैंने तो कुछ काम भेजा है, वो फिनिश करके फिर घर पे जाना। यांगवा बोल देता है कि तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं था और अब तो ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, तो इसलिए अब मैं अब वो काम नहीं कर सकता हूँ और वो काम तुम्हारा ही, तो तुम्हें ही करना चाहिए। और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वो बस में होता है तभी उसके पास क्विंची की मॉम का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। यांगवा बोल देता है कि बस मैं अभी जल्दी आ रहा हूँ घर पे। फिर दिखाते हैं क्विंची की मॉम काफ़ी सारी ग्रोसरीज और मेडिसिन वगैरह लेके आई थी। वो कहती हैं कि क्विंची नॉर्मली यही काम करती है, मेडिसिन टाइम पे नहीं खाती और फिर वो सारी एक्सपायर हो जाती हैं, तो मैं उस सब के लिए ये लेके आई थी। फिर यांगवा हमसे कहता है बट क्विंची तो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, वो अभी तो घर पे आएगी नहीं, वो तो रात को ही आएगी। क्विंची की मॉम बोल देती है हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है कि वो कितनी ज़्यादा बिजी है। फिर दिखाते हैं यांगवा क्विंची को मैसेज कर देता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे आई है, और क्विंची भी उससे कह देती है कि उनका ध्यान रखना और वो जो ग्रोसरीज लेके आई हैं वो खाना वगैरह बनाएंगी, तो उनके सामने पिकी ईटर मत बनना, उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। और मैसेज करते हुए वो काफ़ी स्माइल कर रही थी और वो बैठी थी जुनहुई के सामने, क्योंकि उनको केस का डिस्कस करना था। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।